हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ इन द रेशियो 2:3 एंड रेडियस इन द रेशियो 1:2, द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंसेज। क्या दिया हुआ है, देखिए लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, उसके बाद रेडियस का रेशियो दिया हुआ 1:2। तो पूछा गया है द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, यानी R1:R2 आपसे पूछा गया है। ठीक है देखिए, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। ठीक है ना। अब देखिए आर तो यहाँ पर मटेरियल रेसिस्टिविटी क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है। एल क्या है, एल वेरी कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कांस्टेंट है, आर वेरी कर रहा है, तो हम क्या लेते हैं पाई, हम क्या लेते हैं रेसिस्टिविटी और पाई, ये क्या है दोनों कांस्टेंट है। इसको बाहर कर लेंगे तो किसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ और आर के, यानी कि आर स्क्वायर के। ठीक है ना। इसको जब हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे R1/R2 लिखेंगे, तो L1/R1² और L2/R2² करेंगे। अब यहाँ पर L1 की वैल्यू रखेंगे। L1 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, वहीं पर यदि R1 की बात करेंगे तो 1² दिया हुआ है। L2 का बात करेंगे, L2 3 दिया हुआ है, और R2 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसका हम कैलकुलेट करेंगे। 2 × 4/3 आएगा, यानी 8/3। तो रेशियो क्या आ गया, R1:R2 का क्या आ गया, 8:3। देखते हैं 8:3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, देखिए द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम जीरो व्हेन। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग पहले अभी आपके पास हमने फार्मूला लिखा था आर का वैल्यू। अब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फार्मूला लिखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई टॉ डिवाइड बाय एम होता है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, J होता है NE/VT होता है। ठीक है, यहाँ से हम VD लिखेंगे। आई की ये आई होता है, करंट होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है, तो JIA लिख दिए और यहाँ से NE लिख दिए। ठीक है, ये भी फार्मूला होता है VD का। देखिए अब क्या होता है, करंट इज जीरो। देखिए करंट जीरो होगा तो VD क्या होगा, जीरो होगा। क्या रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म बिकम जीरो, तो VD भी जीरो होगा, यानी करंट जीरो पर VD भी जीरो, ये ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, VD इज जीरो। देखिए E भी जीरो होगा तो VD भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन राइट है। तो क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। अब देखिए VD टेम्परेचर इज जीरो, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे बोथ A एंड B, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह है विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। कह रहा है कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा जब वायर को उसके दुगुने लेंथ से खींचा जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर एक वायर ले रहे हैं, हम यहाँ पर एक वायर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक वायर ले रहे हैं, इसको जब हम लेंथ इसका डबल कर देंगे, ठीक है ना, लेंथ इसका डबल कर देंगे, यानी ये L है तो ये 2L हो गया, तो क्या हो जाएगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूट चेंज होगा। देखिए रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρL/A, L चेंज होगा तो R भी चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी, देखिए रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। कैसा, रेसिस्टिविटी का क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी कि मटेरियल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। इसका फार्मूला भी हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, M/NE² टॉ होता है।
यानी रेसिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी जो होता है ना तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ एरिया पे, ठीक है, बट ये डिपेंड करता है किसके, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं रेसिस्टिविटी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कंडक्टेंस भी डायमेंशन पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड, बट रेसिस्टिविटी जो होती है डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। चलिए आगे क्वेश्चन चलते। ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यहाँ देखिए आर 2 बार आ गया है। A cell of EMF E and internal resistance R supply maximum power when, देखिए सेल ऑफ EMF E and internal resistance R दिया हुआ, तो यहाँ हम ले रहे हैं इंटरनल रेसिस्टेंस और EMF ले रहे हैं E, ठीक है ना। सप्लाई मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम पावर लोड में, यहाँ लोड कनेक्ट किए, यहाँ रेजिस्टेंस R लिए और यहाँ I ले, तो मैक्सिमम पावर कब सप्लाई होगा, यानी P इक्वल टू E²R, P मैक्स कब होगा, ठीक है, जब dP बाय dr करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे रिजल्ट, तो P इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला क्या होगा I²R, I इक्वल टू क्या होगा E बाय R प्लस R, ओम्स लॉ से इसका स्क्वायर करेंगे R करेंगे और इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो ये रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा R इक्वल टू R, एक रिलेशन आएगा। यानी आपको याद रखना है मैक्सिमम पावर सप्लाई करने के लिए लोड रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स एन आइडियल ओमिक कंडक्टर। देखिए कर्व्ड वी आई ग्राफ नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू आई होता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है और कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। यहाँ आई ले रहे हैं, ये बी ले रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग करो ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्या कर रहा है, सेशन टाइम हाफ देन कंडक्टिविटी, क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी पूछा गया है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, Ne² टॉ डिवाइड बाय m होता है। अब इसमें n जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, n होता है, n हो गया 2n और क्या हो गया टॉ हो गया टॉ बाय 2 हो गया, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम यही होता है, टॉ बाय 2 हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी जो है n और टॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, n टॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कंडक्टिविटी डैश ले लेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे, तो n यहाँ पर क्या आ जाएगा, n टॉ आ जाएगा डिवाइड बाय 2n मल्टीप्लाई टॉ बाय 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, n कैंसिल, टॉ कैंसिल, यानी टॉ इक्वल टू क्या, ये कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसी भी लूप में टोटल सम अक्रॉस एनी लूप इक्वल टू 0 होता है, या फिर टोटल वोल्टेज किसी भी लूप में 0 होता है। ये किस पर काम करता है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्या कराएगा क्वेश्चन, इज द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज देन इट्स मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे ई टॉ डिवाइड बाय m, ठीक है। अब टेम्परेचर को है नहीं यहाँ पे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोबिलिटी क्या होगा, देखिए
टेम्परेचर जो होता है, टॉ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। नहीं, टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि किसी भी कंडक्टर में यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फास्टली मूव करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, या कॉलिजन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कॉलिजन टाइम क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉ यदि डिक्रीज करेगा तो म्यू भी क्या होगा, मोबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 9th नंबर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, द करेंट डेंसिटी इज मैक्सिमम इन ए वायर हैविंग। देखिए करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई बाय ए। करंट डेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए यानी एरिया कम होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए स्क्वायर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट कर्नर्स। क्या कर रहा है, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स क्या कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर क्या कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। यानी आर, ये आर और ये आर लिए, यहाँ पर ए बी सी और डी दे दिए। कर रहा है अपोजिट कॉर्नर्स यानी कि ए और सी। आप चाहे तो बी और डी के बीच भी ले सकते हैं। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। अब देखिए, अब ए से सी तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं, ए से सी तक आने के लिए ये रास्ता है। ठीक है, 2 रास्ते होंगे, यानी कि दोनों ये कैसे पैरेलल में होंगे, ए डी से सी तक ये पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी से और सी तक आने, ये पैरेलल, ये सीरीज में है आर और आर, तो ये 2R हो जाएगा। ये 2R किसके पैरेलल हो जाएगा, इस 2R के। पैरेलल का फॉर्मूला लिखते हैं, 2R मल्टीप्लाई 2R डिवाइड बाय 2R प्लस 2R लिखेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा और ये 4R हो जाएगा। R से ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये R हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल सेल ऑफ EMF E and internal resistance R are connected in parallel. Their equivalent EMF and internal resistance. क्या कर रहा है, 2 आइडेंटिकल सेल ऑफ EMF E and internal resistance are connected in parallel. तो यानी कि यहाँ पर यदि हम EMF ले रहे हैं यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R और EMF E ले रहे हैं, ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, यानी R और ये EMF, यहाँ भी R है, यहाँ भी EMF E है, और ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। यानी करंट यहाँ से जो करंट आ रहा है, ठीक है ना, सपोज कीजिए हमने अभी अलग अलग लिया है, E1 लिया है, E2 लिया है, R1 लिया है और ये R2 लिया है। तो यहाँ से I1 करंट फ्लो करेगा, I1 करंट, यहाँ से क्या, कौन सा करंट, I2 करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे I करंट हो जाएगा और ये I करंट अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखे थे इक्विवेलेंट EMF का। इक्विवेलेंट EMF का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए E1 इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, देखिए E1 R2 हो जाएगा, यानी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट फार्मूला हो गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सपोज कीजिए A और B, इस टर्मिनल के बीच हमें इक्विवेलेंट EMF ये आ जाएगा और इस टर्मिनल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RQ आ जाएगा। क्या आ जाएगा RQ का, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। चलिए इसका वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है 2 आइडेंटिकल सेल ऑफ EMF E, यानी कि दोनों का EMF क्या है, सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, यानी E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। इसका वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में, तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा,
ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ई आर प्लस ई आर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, R1 R प्लस आर। तो क्या आ जाएगा, 2ER डिवाइड बाय 2R आ जाएगा। यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो EMF E आ जाएगा। ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस पूछा है तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे, तो R स्क्वायर हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा, यानी R स्क्वायर बाय 2R हो जाएगा। ये R से R कैंसिल, R बाय 2 हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाय 2 और EMF क्या आ गया, E आ गया। EMF E एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाय 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी बच्चे होता है सिल्वर का। सिल्वर का हाईएस्ट कंडक्टिविटी होता है। उसके बाद किसका होता है, उसके बाद होता है एल्युमिनियम का, उसके बाद नहीं कॉपर का होता है। क्या होता है, कॉपर का होता है, कॉपर का। उसके बाद एल्युमिनियम का होता है। उसके बाद क्या होता है, आयरन का होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हाईएस्ट कंडक्टिविटी, हाईएस्ट क्या हो जाएगा, सिल्वर इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए वायर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी। देखिए कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना। इसको ए वायर इज कट इनटू 3 पार्ट्स, द 3 पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है मान लेते हैं। तो इसका लेंथ यानी कि आर इक्वल टू रो एल बाय, ये रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। रेजिस्टेंस एल बाय 3, ये एल बाय 3 लेंथ हो गया, तो एल बाय 3 यानी रेजिस्टेंस आर बाय 3 हो गया, ये आर बाय 3 हो गया और ये आर बाय 3 हो गया। अब ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट है बच्चे, पैरेलल में। तो क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है, करने के लिए बोल रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, देखिए जब भी रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल होगा, आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो और वो पैरेलल में हो, तो आर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर बाय 3 और डिवाइड बाय कितना, कितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, 3 है, तो आर बाय 9 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 13 हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 14 का सर, इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल द इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2vd हो गया और करंट पूछ रहा है, करंट क्या होगा। देखिए आप पढ़े थे अभी करंट का, J इक्वल टू एनी vd होता है, और यहाँ से vd हम लोग लिखे थे, vd इक्वल टू I डिवाइड बाय ए एनी। ठीक है, तो यहाँ पर vd हो गया, vd कितना हो गया, तो vd इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है ना, vd अगर 2vd हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फोर्टीन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, अभी आपको मोबिलिटी का फॉर्मूला लिखे थे। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, vd अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। vd का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 और s -1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्या, इफ ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर,
is connected to a battery of EMF E and internal resistance R, the current in the circuit is. क्या करा, if a conductor of resistance R और EMF E और रेजिस्टेंस R का करंट पूछा गया है, यानी लोड रेजिस्टेंस R से कोई इंटरनल रेजिस्टेंस R और EMF E से कनेक्ट किया गया है। यहाँ करंट I है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये R है। तो पूछा गया है द करंट I का वैल्यू क्या होगा। तो ओम्स लॉ से जानते हैं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/R प्लस R, E/R प्लस R। तो 16 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डबल इट्स रेसिस्टेंस। अब क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा, देखिए V क्या हो जाए 2V हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। आप जानते हैं V इक्वल टू IR, ठीक है ना। ये IR में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे और उसके डायमेंशन पे। जैसे आप इक्वल टू R इक्वल टू ρL/A, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज डबल करने से भी रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो रिमेन सेम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शुड बी। कह रहा कि करंट का मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि एक इंटरनल रेसिस्टेंस और एक EMF E और इसमें हमने एक लोड रेसिस्टेंस लगाया R, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, फॉर मैक्सिमम करंट, यानी कि I मैक्स हो। I मैक्स कब होगा, देखिए I मैक्स कब होगा, I मैक्स I इक्वल टू पहले फार्मूला ये पूछा गया है, I इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, E/R प्लस R। अब देखिए R यदि 0 हो जाएगा तो I क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी I मैक्स क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा I मैक्स, यानी कि लोड रेसिस्टेंस 0 हो जाए, शॉर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। तो 18 का ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या करें, इन ए क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज। क्या होता है, ये KCL पूछा गया, KCL करंट इन एनी जंक्शन, करंट इन जंक्शन क्या होता है, टोटल करंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। टोटल करंट एट एनी नोड या फिर एनी जंक्शन में क्या होता है, सम ऑफ टोटल करंट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, यही होता है KCL। तो क्या हो जाएगा ये, और इसे हम चार्ज कंजर्वेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चार्ज कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सही है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, E टॉ डिवाइड बाय m होता है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, राइट है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये भी सही है। करंट डेंसिटी और क्या करा, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन। करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E टॉ डिवाइड बाय m होता है, और ये पता है करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू
NEVD होता है। Intensity and drift velocity are always are in opposite direction। ये नहीं होता है, दोनों का डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ई पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ई पॉजिटिव चार्ज यदि, यानी यहाँ पर यदि ई हम प्लस साइन लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जे का डायरेक्शन करंट डेंसिटी और वीडी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि ई नेगेटिव लेते हैं तो जे का क्या हो जाएगा, जे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वीडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है, क्योंकि चार्ज यदि पॉजिटिव होंगे तो सेम डायरेक्शन होंगे, चार्ज यदि नेगेटिव होंगे तो ही अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन नहीं होता है, चार्ज की कंडीशन बदलने पर, चार्ज का नेचर बदलने पर उसका डायरेक्शन भी चेंज कर जाता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में, कब तक के लिए धन्यवाद।